मॉर्निंग डियर ट्रेनीज। तो मैं साहिल सिंह ट्रेनी एज ए ट्रेनी फर्स्ट ईयर एट नालंदा कॉलेज एफिलेटेड बाई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा सब्जेक्ट है BCC2 B.Ed फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, शिक्षा सिद्धांत में इसका योगदान क्या है। तो आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वन सेकेंड, दिस वन इज फर्स्ट पेज। This one is second page. This one is third page. Fourth page. Next page. And this one is last page. तो इस टॉपिक के साथ हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना नया सेशन। शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम प्रकृतिवाद के बारे में जानना चाहेंगे। प्रकृतिवाद का अर्थ क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम नेचुरलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म। इज मिस होता है विचार, इज मिस क्या होता है? विचार। तो जो प्रकृतिवाद जो लोग होते हैं, प्रकृति से है ना संबंधित अपने बात को, विचार को हम लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रकृतिवाद हमेशा पूर्णता को मानता है, यह अलौकिक परलौकिक को नहीं मानता। जो बातें प्राकृतिक नियम से स्वतंत्र जान पड़ती हैं, जैसे मानव जीवन या कल्पना की उपज में भी वास्तव में प्रकृति की योजना होती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और इसी में विलीन हो जाती है, ये प्रकृतिवादियों का कहना है। और इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे शिक्षाविद ने इसका डिफिनेशन दिया है, जैसे थॉमस और लैंग साहब बोलते हैं, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। थॉमस एंड लैंग साहब ने भी वास्तविकता को भौतिकवाद से संबंधित किया, आध्यात्मिक से नहीं। पेरिस साहब क्या बोलते हैं कि प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, बल्कि विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप में यह इस बात का दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है, जिसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। जेम्स बॉन्ड साहब क्या बोलते हैं, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों का सर्वोच्चता प्रदान करता है। प्रकृतिवादी के बहुत रूप हैं। प्रकृति का अर्थ भौतिक जगत में लगाया जाता है, जिसे मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से देख और समझ सकता है। प्रकृति की व्याख्या जीव जगत के रूप में भी की जाती है। प्रकृति को देश काल की समग्र प्रकृति के रूप में भी देखा जाता है, जैसे कि परमाणुवादी प्रकृतिवाद। इसके अनुसार जगत की अंतिम इकाई परमाणु है। परमाणुवादी प्रकृतिवाद में कहा गया है कि इसके अनुसार जगत की अंतिम इकाई क्या है? परमाणु है। वैज्ञानिक प्रकृतिवाद या शक्तिवाद, विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि परमाणुओं में गति होती है, उनके पुनः खंड हो सकते हैं, अतः इस वाद ने जगत को अंतिम तत्व शक्ति को माना है। शक्तिवाद मानव सृष्टि को भी प्रकृति प्रदत्त मानता है। शक्तिवाद मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा शक्ति को अस्वीकार करता है। शक्तिवाद नियतिवाद को लेकर आगे बढ़ता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद, इसमें प्रकृतिवादियों ने मैकेनिकल
जिसे आप बोल सकते हैं। जितने भी हैं ये मशीन से संबंधित है। भौतिक जगत, जीव जगत तथा मानव जगत की व्याख्या विज्ञान के माध्यम से की जाती है। यंत्रवादी शक्तिवादियों के समान नियतिवादी में आस्था रखते हैं। उनके अनुसार जगत में जो भी परिवर्तन होते हैं वे सभी कार्य कारण नियम से आबद्ध हैं। जगत प्राकृतिक नियमों में संचालित एवं नियंत्रित होता है। जैविक प्रकृतिवाद इस बात का जन्म जैविक प्रकृतिवाद में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से माना जाता है। तो अन्य प्राणियों के समान मनुष्य भी प्रकृति के हाथों का खिलौना मात्र है। उसकी नियति और विकास की संभावनाएं वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करती है। तो प्रकृतिवाद आप समझ रहे होंगे कि प्रकृतिवाद जो है अलौकिक परलौकिक को नहीं मानता। यह प्रकृति के नियम से स्वतंत्र जान पड़ता है। यह हमेशा प्रकृति से संबंधित ही होता है। इसमें अंतिम वास्तविकता भौतिक है, न कि आध्यात्मिकता है। अब प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत में थॉमस और लैंग ने प्रकृतिवाद के निम्नलिखित सिद्धांत बताए, जैसे संसार एक बड़ी मशीन है, केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति में उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है। वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है। आप समझ सकते हैं। विकास की प्रक्रिया में मस्तिष्क एक घटना है। यह उच्च कोटि के जीवों में अधिक विकसित नाड़ी का मंडल है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। प्रकृतिवाद को हम शिक्षा से संबंधित चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इन प्रकृतिवादियों का शिक्षा के लिए कोई योगदान नहीं, अतः इनके लिए शिक्षा के लिए कोई उद्देश्य नहीं। कुछ पदार्थवादी प्रकृतियों का विचार है कि उनके लिए शिक्षा है ही नहीं। एक रूसो साहब थे जिन्होंने लड़कपन में बोला था कि जो मानसिक शिक्षा का काल है केवल पढ़ाने की अनुमति दी है। उसका मत है कि इस काल की सब शिक्षा का आधार करके सीखना, निरीक्षण और अनुभव होना चाहिए। एडम्स साहब ने लिखा है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का सामान्य अर्थ उन सब शिक्षा पद्धतियों से है जो विद्यालयों और पुस्तकों पर निर्भर न होकर छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती है। और भी काफ़ी सारे शिक्षाविद ने चर्चा की है। थोड़ा मैं रूसो के विचार पर चर्चा करना चाहूँगा। रूसो साहब का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अंतर्निहित प्रकृति स्वभाव की रक्षा करना है। इन्होंने भी प्रकृति पर काफ़ी जोरदार प्रहार किया है और बोला है कि पूरा स्वभाव हमारी रक्षा करना है। मतलब इन्होंने इसका प्रायोरिटी दिया है। वह मनुष्य को प्रकृति जीवन व्यतीत करने के योग बनाने पर बल देता है। हमने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में विभिन्न प्रकृतिवादियों के विचारों के ऊपर की व्याख्या अच्छे तरीके से की। प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम को भी जोड़ा गया है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बालक को पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए। सभी विषयों के लिए विज्ञान को केंद्रीय विषय बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में जीवन रक्षा संबंधी विषयों को प्रधानता दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम को बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। पाठ्यक्रम में के सब विषय सब बालकों को पढ़ाए जाने चाहिए। पढ़ाते समय विषयों में से कुछ का चुनाव भी आप सोच समझ कर सकते हैं और कुछ का नहीं भी कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को उनके सापेक्ष महत्व के अनुसार स्थान दिया जाना चाहिए। मैं कुछ विज्ञान का नाम बताऊंगा जो कि प्रकृतिवाद में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिन्हें प्रकृतिवादियों ने काफ़ी उत्साहित किया है कि इन्हें बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए और आपको भी जानना चाहिए। जैसे कि शरीर विज्ञान,
स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, गृहशास्त्र, बाल मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला, भाषा और साहित्य, ये सब विषयों को जोड़ा गया है। प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए? क्या होना चाहिए कि छात्रों को मौखिक पाठ पढ़ाने पर जोर नहीं दिया गया है। रूसो ने कहा है कि छात्रों को मौखिक पाठ मत पढ़ाइए, उसे केवल अनुभव से सीखने दीजिए। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं और शब्दों का सहारा लेकर केवल तभी लें जब कार्य करना संभव ना हो। रूसो साहब ने कितना अच्छा बात बोला है कि मौखिक पाठ पढ़ाने से उन्होंने दूर रखा है और बोला है कि अपने केवल अनुभव से सीखने दीजिए उन्हें। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं और शब्दों का सहारा केवल तभी लें जब कोई काम आपसे पॉसिबल नहीं, आपसे संभव नहीं। अब प्रकृतिवादियों ने कुछ सिद्धांतों जैसे शिक्षा पद्धतियों को जन्म दिया है कि बच्चे को उसी तरीके से पढ़ाया जाए, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और प्ले वे मेथड। तो पद्धति भी याद रखेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूरिस्टिक पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, निरीक्षण पद्धति और खेल विधि। अब प्रकृतिवाद और शिक्षा के बारे में कुछ संबंध। रॉस ने लिखा है, यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, न कि उसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला है या उसके चरित्र का निर्माण करने वाला। बालक इन बातों को स्वयं कर लेगा। वह किसी भी शिक्षक की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या, कब और कैसे सीखना है। उसकी शिक्षा उसकी रुचियों और प्रेरणाओं का स्वतंत्र विकास है, न कि उसके लिए शिक्षक द्वारा किया गया कृत्रिम प्रयास। प्रकृतिवाद में रॉस साहब ने कहा है कि शिक्षक का कोई स्थान नहीं, वह पर्दे के पीछे है और बालक को खुद बोला है कि वो अपना विकास जो है निरीक्षण करके करे, सूचना प्राप्त करे, अपने विचार को दर्शाए, अपने चरित्र का निर्माण करे, जब भी ज़रूरत हो शिक्षक का मदद ले। लेकिन वो शिक्षक पे फोकस नहीं किया है। वह किसी भी शिक्षक की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जानता है। वो हर चीज़ जानता है कि उसे क्या, कब और कैसे सीखना है। तो मतलब एक खुद की रुचि वो दिखाएगा, विद्यार्थी तो जल्दी सीखेगा। रूसो साहब का एक कथन है कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया चाहिए, स्वतंत्रता न कि शक्ति सबसे अच्छी चीज़ है। रूसो साहब ये भी बोलते हैं कि अनुशासन सदैव बालकों की गलतियों के प्राकृतिक परिणामों द्वारा होनी चाहिए। स्पेंसर साहब ने लिखा है कि जब बालक गिरता है या अपने सर को मेज पर पटकता है तो उसे दर्द मालूम पड़ता है। इस दर्द की याद उसको अधिक सावधान बना देती है। दर्द के इस प्रकार के बार बार होने वाले अनुभवों के कारण वह अंत में अपने कार्यों में अनुशासित हो जाता है। तो इस तरीके से प्रकृतिवाद को शिक्षाविद ने समझाने की भरसक प्रयास किया और अपने अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने कुछ न कुछ कहा है। प्रकृतिवाद पदार्थ का प्रमुख मानता है और इसको ही अंतिम सत्ता स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद संसार को भौतिक तत्वों एवं गतियों का प्रतिफल मानता है। यह संसार को एक मशीन की भांति स्वीकार करता है, इसी कारण यह इसका कोई उद्देश्य नहीं मानता। प्रकृतिवाद सत्य की खोज में वैज्ञानिक सिद्धांत पर बल देता है। प्रकृतिवाद मनुष्य को केवल जीव के रूप में, किस रूप में? जीव के रूप में ही देखता है। यह उसको पशु के समान स्वीकार करके संतुष्ट रहता है। प्रकृतिवाद उसकी आध्यात्मिक और नैतिक शक्तियों पर ध्यान नहीं देता। हाँ, उसे उन्नत जीव अवश्य स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद भौतिक जगत एवं वातावरण पर बल देता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रकृतिवाद के बारे में समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, प्रकृतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन शिक्षण विधि के क्षेत्र में है। यह करके सीखने, निरीक्षण आदि सिद्धांतों पर बल देता है।
इस सिद्धांत पर विभिन्न शिक्षण विधियाँ हैं, मैंने पहले ही बताया है, जैसे मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन बालवाड़ी जो होता है वो विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, निरीक्षण विधि आदि का निर्माण किया गया है। प्रकृतिवाद सह शिक्षा का समर्थन करता है। अब इसके गुण और डिमेरिट्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो गुण में क्या है, व्यवहारवाद का जन्म प्रकृतिवाद से माना गया है, मीन्स प्रैक्टिकली ये ज़्यादा फोकस किया है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र प्रकृतिवाद है। जितने भी मॉडर्न शिक्षा है, साइकोलॉजी है, वो प्रकृतिवाद ही है। प्रकृतिवाद ने शिक्षा को वैज्ञानिक और जैविकीय दृष्टिकोण दिए हैं। समाज और समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन का जन्म प्रकृतिवाद से हुआ है। प्रकृतिवाद ने शिक्षा और ज्ञान के सभी शाखाओं पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। तो ये आपके हो गए मेरिट्स। और भी है, जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन शास्त्र, मानसिक परीक्षण, ये सब जो जैविकीय जो आधार हैं सब प्रकृतिवादी ही हैं। इसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं, जैसे प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य संतोषजनक नहीं है। प्रकृतिवाद तात्कालिक उपयोगिता पर बल देता है। प्रकृतिवाद शिक्षा को गौण स्थान देकर उसकी उपेक्षा करता है। शिक्षा को वो पर्दे के पीछे रखा है, जो कि सही नहीं है। प्रकृतिवाद प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत बिल्कुल उचित नहीं है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करता है, जिसके बिना मनुष्य पशु के समान है। प्रकृतिवाद ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार बनाकर पाठ्यक्रम के महत्व को कम कर दिया है। ये टीचर पे फोकस ही नहीं किया है, स्टूडेंट्स को पे ज़्यादा फोकस किया है, उसी को प्रायोरिटी दिया है प्रकृतिवाद। याद रखिएगा, प्रकृतिवाद बालक के केवल वर्तमान जीवन को महत्व देता है। वो हमेशा प्रेजेंट लाइफ को ही देखता है कि ना कि उसके फ्यूचर की लाइफ को वो उज्जवल करने की कोशिश करता है। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्रकृतिवाद में डिमेरिट्स भी है, मेरिट्स भी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ये तो तय बात है कि प्रकृतिवाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। और हर वाद का गुण और अवगुण दोनों होता है, प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। पॉल मुनरो एक शिक्षाविद हैं, पॉल मुनरो ने ठीक ही कहा है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा की मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक धारणा के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। तो ये सेशन आपका ख़त्म हुआ। प्रकृतिवाद के बारे में मैंने आपको समझाने का भरसक प्रयास किया, तो इसको आप एक बार देखें, सुने। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग माय ऑडियो। सी यू नेक्स्ट ऑडियो। बाय।